तो जीएस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जीएस के टॉपिक में बहुत सारे सेक्शन आते हैं, जैसे कि पहला आ जाता है आपका, पहला कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी आ जाती है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी आ जाती है, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स के बाद आपका साइंस आ जाता है। और फिर जब आप एग्ज़ाम देने हो तो उससे 2-3-4 महीने या 6 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, आपकी सारी जीएस की कंप्लीट हो जाएगी। अब देखा जाए तो जैसे ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, इनमें भी कई सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे हिस्ट्री में लिया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे करके 3 सेक्शन बटा हुआ है। हमको पढ़ना यह है कि जिसमें हमको पढ़ना भी कम पड़े और हमको उससे चीज़ें भी ज़्यादा मिल जाएं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं। तो इस वजह से हमको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ना कि हमको इस चीज़ का ज्ञाता बनना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब ज्योग्राफी हो गई, तो ज्योग्राफी में भी 3 सेक्शन बढ़ जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और खगोल की 3 सेक्शन बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स तो वैसे ही, पॉलिटी भी एक बड़ा सेक्शन है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही पढ़ पाएंगे। तो आज से हम जीएस का एक पहला सेक्शन उठाते हैं, भूगोल। और भूगोल में देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसी तरह संक्षिप्त जानकारी भूगोल से, आज से हम भूगोल की संक्षिप्त जानकारी देते हैं। आज से भूगोल स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो लिखते हैं भूगोल। भूगोल भूगोल में हमने कहा था 3 सेक्शन होंगे, अभी हमने बताया। पहला आपका एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, पहला आपका एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल की, एंड दूसरा हो जाएगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। ये सेक्शन बटे हुए हैं, विश्व का भूगोल। एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आज केवल बस परिचय दिया जाएगा हल्का सा, अगर समय बचेगा तो फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। भारत का भूगोल। भूगोल, भूगोल का मतलब ये होता है कि अपनी पृथ्वी की समग्र जानकारी हमको भूगोल के अंतर्गत हमको मिल सकती है। तो फिर इसमें एक बात आ जाती है, क्या खगोल की भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि खगोल की तो भाई पृथ्वी से अलग है ना, तो हमको इस वजह से खगोल की पढ़ना पड़ता है, क्योंकि खगोल की से ही हमारा, यानी इसी खगोल की से ही हमारी पृथ्वी हमको प्राप्त हुई है, जिसमें मानव जीवन संभव हो सका है, ठीक है। तो इस वजह से हमको खगोल की पढ़ना पड़ता है। वैसे ये उसका भाग नहीं है, माना नहीं जाता है, लेकिन अब जो है एग्जाम के दृष्टि से तो अलग है, लेकिन हमको जो है अपने हिसाब से इसको भूगोल में लेना पड़ेगा। विश्व का भूगोल तो सीधी सी बात है, विश्व का भूगोल आपका जितना भी चीज़ें हैं, आपका महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, सागर हो गया, खाड़ियाँ हो गई, चैनल्स हो गए, द्वीप हो गए, ये सारे के सारे आपका विश्व के भूगोल में हो गए। उन्हीं महाद्वीपों में से एक छोटा सा उपमहाद्वीप आपका भारत का भूगोल भी हो जाएगा, भारत का महाद्वीप भी हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी हो गई। एस्ट्रोनॉमी में जैसा कि थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी देते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बहुत सघन पिंड था, सघन मतलब डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा थी, और उसमें डेंसिटी में अचानक बिग बैंग विस्फोट हुआ, यानी बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि अचानक इसमें विस्फोट हुआ और ये बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो गया, बढ़ गया, इधर उधर बिखर गया, ठीक है। उनमें से बताया गया कि गैलेक्सियाँ निकली और गैलेक्सियों की एक पुंज उसमें बना। एक पुंज का मतलब गैलेक्सियों के महापुंज उसमें बने, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनी। इसमें बहुत सारी गैलेक्सी हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक क्लस्टर ऑफ पुंज में मैक्सिमम 3 से 4 गैलेक्सी रहती हैं। ऐसी ब्रह्मांड में बहुत सारी अनेक असंख्य गैलेक्सियाँ हैं, और उसी में हमारी गैलेक्सी, ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, गैलेक्सी ऐसे मान लेते हैं। और ये हमारी गैलेक्सी है, मंदाकिनी हो जाती है।
संक्षिप्त जानकारी, और इसके बगल में एंड्रोमेडा है, इसका हम नाम अभी हमको भूल रहा है, ये वाले का, इसका नाम अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह की हमारे जो गैलेक्सी हैं वो 3 गैलेक्सी हैं आसपास में। हम तो बस इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये तीन गैलेक्सियों का एक महापुंज, इस वजह से इस आधार पर हम बता सकते हैं कि गैलेक्सियों के महापुंज हमारे वायु ब्रह्मांड में बहुत सारी उपस्थित हैं गैलेक्सियों के महापुंज। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में गैलेक्सी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि हमारी गैलेक्सी हो गई। हमारी गैलेक्सी में अब बहुत एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, उसमें से एक तारा सूर्य भी है। सूर्य के भी कई सारे ग्रह हैं। ग्रह का मतलब आपका यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, मरकरी, इस तरह के बहुत सारे 8 ग्रह माने जाते हैं। हालांकि 9 ग्रह थे, प्लूटो को उसकी शर्त ना पूरी करने के हिसाब से तो उसको निकाल दिया गया है, तो इस वजह से 8 ही ग्रह हैं। तो उन 8 ग्रह हैं और उस सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। उसी ग्रह में से 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। अब उसी पृथ्वी को लेकर हम अपना भूगोल का पूरा अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से बस इसका रिलेवेंस यानी इसका इम्पोर्टेंस यहीं तक था कि हमको बस इसकी जानकारी करनी है, सूर्य क्या है, तारा क्या है, और इसके बाद में हमारे सूर्य के पास कितनी कैसी ऊर्जा है, कितने साल तक इसकी जो है इसका जीवन काल है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, मेन भूगोल आपका पृथ्वी में ही स्टार्ट होता है। चलिए, विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल की बात करते हैं तो विश्व का भूगोल में जैसे आपका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप आ जाता है, महाद्वीप आ जाता है पहला। सेकंड आपका महासागर आ जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को पढ़ना होता है। महाद्वीप आ जाता है, महासागर आ जाता है, इसी महाद्वीप में द्वीप आ जाते हैं। ठीक, इसी महासागर में सागर आ जाते हैं। छोटे छोटे एरिया को सागर कह दिया गया, छोटे छोटे द्वीपों को द्वीप बोल दिया गया। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें उप महाद्वीप आ जाते हैं। उप महाद्वीप यानी जो महाद्वीप से छोटे से हल्के छोटे होते हैं, इसके बाद में द्वीप आ जाते हैं, ये द्वीप हो गए। ऐसे करके हमारा चलता रहेगा। महासागर हो गया, फिर इसमें बहुत सारी खाड़ियाँ भी बताएंगे हम लोग क्या होता है। अभी जब भूगोल पढ़ेंगे पूरा, खाड़ियाँ तो वैसे इसमें भी आएंगी, ये बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हम सारा का सारा पूरा का पूरा भूगोल इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम पूरा जलवायु का अध्ययन करेंगे। इसमें जलवायु का अध्ययन करेंगे। कैसी जलवायु कहाँ की है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ की है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ की है। ठीक, फिर इसके बाद में हम पृथ्वी के ऊपरी सतह तो हमने सारा पढ़ लिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन, आंतरिक भाग का अध्ययन। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार सारे चीज़ें हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक, अब भारत की भूगोल में भाई भारत भी एक किसमें स्थित है, महाद्वीप में ही स्थित है। तो हम भारत में ऐसे ही पढ़ेंगे। भारत में कौन कौन से द्वीप हैं, द्वीप पढ़ेंगे। ठीक, महाद्वीप तो पढ़ नहीं सकते हैं, भारत एक खुद ही उपमहाद्वीप है। इसको क्या बोल सकते हैं, उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप। अभी हम बताते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, द्वीप पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें नदियाँ पढ़ेंगे, इसमें नदियाँ, इसमें पर्वत, इसमें पठार, ये सारी की सारी चीज़ें, द्वीप हो गई, नदियाँ हो गई, पठार हो गई। इसमें भी चैनल्स भी अभी समझेंगे क्या होता है, खाड़ियाँ। ठीक है, इसी प्रकार जनजातियाँ, फिर कहाँ पे कौन कौन से खनिज क्षेत्र पाया जाता है। यानी सब पृथ्वी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो हमको 3 सेक्शन इसमें पढ़ना होता है। क्या बड़े बड़े बात देखी जाए तो नदियाँ पढ़ेंगे बड़ी बड़ी, इसके बाद में पर्वत पढ़ेंगे और पठार पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बस सेक्शन पढ़ेंगे। यही 3 सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इन्हीं से जो है क्वेश्चन हमारा पुटअप होते हैं एग्जाम में। आप देखा जाए
तो खगोल की हमने देख लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी देख लिया, भारत का यानी इंडियन ज्योग्राफी भी हमने देख लिया। तो इन सब तीनों में से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। तो हमारा सीधी सी बात है, हमारा इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका पूछे क्वेश्चन जाते हैं बस जनरल नॉलेज की, कि जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ये नदी कहाँ से कहाँ निकलती है, मतलब बड़ी बड़ी नदियों के बारे में जानकारी पूछेगा हमसे। इसमें तो बिल्कुल नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा, भारत का भूगोल। तो अगर हम स्टार्ट करें भारत के भूगोल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे पढ़ने का तरीका तो यही से होना चाहिए, लेकिन हम जो हमने क्या हमको ज्ञाता नहीं बनना है, हमको एग्जाम देना है। तो एग्जाम की दृष्टि से हमारा भारत का भूगोल इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हमको भारत का भूगोल पहले पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए भारत का भूगोल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, भारत का भूगोल हमें देखना था। तो भारत का भूगोल देखने के लिए हमको सबसे पहले ग्लोब में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोब से ही भारत हमारा बाहर आया है, ग्लोब से ही हमारे सारे कॉन्टिनेंट बाहर आए हुए हैं, बाहर है मतलब ग्लोब में स्थित है। तो इसी वजह से हमको ग्लोब में जाना पड़ेगा। तो ग्लोब में जाने से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ हम पहले जान लेते हैं। पहले ग्लोब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ग्लोब मतलब पृथ्वी हमारी कैसी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अंडाकार है, बहुत अपने मिथ है। तो आप बस इतना समझिए कि एक अंडाकार पृथ्वी है, ये गोलाकार पृथ्वी है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यानी ऊपर वाले पॉइंट को उत्तरी ध्रुव यानी इसको पोल बोलते हैं, और इसको भी पोल बोलेंगे। पोल मतलब ध्रुव बोलेंगे। तो ये ऊपर है, ये उत्तर है, उत्तर की तरफ है तो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी ध्रुव। ये आपका पूर्व हो जाएगा, इधर का पूर्व हो जाएगा, इधर का पश्चिम हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा आपका, और ये इधर का है पूर्व हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिग्री ये जो रेखा है, ये रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये पृथ्वी के बीचों बीच है, कह सकते हो। जो गोले का व्यास होता है उसी तरीके से काम कर रही है कि पृथ्वी की जो बीचों बीच सबसे बड़ी रेखा है। तो कैसे, अगर कोई एग्जाम पूछे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, तो कह सकते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। तो अक्षांश रेखा ये सबसे बड़ी है। इसके एक डिग्री में ये रेखाएं खींची गई। यहाँ से 1 डिग्री का कोण माप लेके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके ये 79 डिग्री तक हमारा जाता है ऊपर। और 79 डिग्री का ऐसे भी एक करके 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके 79 डिग्री तक नीचे भी जाता है। यहाँ से लेकर 79, यहाँ से लेकर 79 तो कितना हो जाएगा 178 अब प्लस ये। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या 178 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 179। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि हमारे ग्लोब में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 179। बस इतना आप जानिए। इसके बाद में अब आपको देशांतर रेखाओं की बात करेगा। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ये जो रेखा है ये भारत को यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर वाला हिस्सा एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर को हम क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को क्या बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसकी चीज़ जान लेते हैं, ठीक। अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो हम ये सीधा एक सिंपल तरीका से समझ लें कि देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो समय की जानकारी के लिए उपयोग की जाती हैं। अगर हमें समय की जानकारी चाहिए तो देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से ये देखना है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। कितनी होती है 360 होती है। आप ऐसे मान के चले कि 360 कैसे होती है, 360 ऐसे होती है कि एक सर्किल में कितने डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का कोण होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब तक देशांतर रेखाएं पूरा सर्किल का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक ये अपने आप को विस्तारित करती रहती हैं। तो इस वजह से एक याद रखने का तरीका है कि 360 डिग्री का कोण बनाता है एक सर्किल, ठीक। इसके बाद में अब हमारे बात आ गई किसकी, अक्षांश रेखाओं के उपयोग की। आखिरकार इनका क्या उपयोग था ये देखिए। दरअसल ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं कोई खींची नहीं गई पृथ्वी में। इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ कि जो है पृथ्वी में ऐसे लाइन खींचा है। काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, इनका उपयोग किस वजह से लिया गया है। काल्पनिक रेखाएं एक तरह से हमने माना है कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं
क्योंकि वैज्ञानिकों ने शोध किया है इस पे, ठीक है, तो उन्होंने माना है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं भाई कोई ना कोई उपयोग रहा होगा, तभी तो हम आज इनको पढ़ रहे हैं। नहीं उपयोग रहा होता, ऐसी कितनी सारी प्रतिबिंब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो जिनको आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो फालतू में है। सही बात है, क्यों पढ़ें। तो अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं का उपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे अक्षांश रेखाओं का उपयोग किस वजह से किया जाता है और देशांतर रेखाओं का, तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग आपका जलवायु अध्ययन के लिए किया जाता है, जलवायु पेटियों के अध्ययन के लिए। कि जैसे मान लीजिए जलवायु पेटी का मतलब दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है, इसे जलवायु पेटी कहते हैं। इस पेटी का अध्ययन करने के लिए हम अक्षांश रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखा मतलब ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा, इन दोनों के बीच की जो है सही जानकारी हमको प्राप्त करने के लिए कि कौन सी जलवायु कहाँ पे कैसी है, तो उसकी जानकारी के लिए हम अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। देशांतर रेखाओं का प्रयोग कब करते हैं, हमने अभी बताया कि देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय की जानकारी के लिए करते हैं। अब हमसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं दोनों का यूज कब करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं दोनों का यूज हम समय की जानकारी के लिए तो हो चुका, सॉरी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग दोनों चीज़ का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ भेजनी है, यहाँ की दूरी मालूम करनी है, तो हम लोग यही कह सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर, भाई हमको बताना पड़ेगा कितनी डिग्री अक्षांश रेखा है और पश्चिमी जो है देशांतर कितना है ना, पश्चिमी देशांतर कितना है और उत्तरी अक्षांश कितना है, वो आप बता दीजिए, हम उसी हिसाब से दूरियां निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज और जान लेते हैं, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की, यहीं से लिख लो, यानी इनके बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नहीं समझ में आ रहा है, 111 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये देशांतर रेखाएं है ना, ये हमारी अक्षांश रेखा थी, ये देशांतर रेखा है, तो इनके बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 111.3 किलोमीटर। ये चीज अब सीधी सी बात है, अगर अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं तो हमारे भारत से भी गुजरी होंगी, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अक्षांश रेखाएं भारत में कितनी है, या अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, तो भारत में यहाँ से अक्षांश रेखा कहीं से गुजरी होगी। भारत का अक्षांशीय विस्तार दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका यह है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछता है तो आप सीधी सी बात है, आप ये कहाँ से लोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेंगे तो हम पहले लिख देते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यानी यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा, ऊपर 6 डिग्री तक यहाँ तक पहुँचेगा, 6 डिग्री से लेके पूरा यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट। इसी तरह अगर केवल भारत की स्थलीय से पूछे, यानी पूछ ले भारत का स्थलीय अक्षांश, भारत की स्थलीय अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी स्थल का मतलब यहाँ से कन्याकुमारी से, तो वहाँ से क्या लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद पूछ ले देशांतरी विस्तार, यानी यहाँ से और यहाँ से ये इतने मतलब इसका देशांतरी विस्तार कितना है, या इनके बीच में कितनी देशांतर रेखाएं आ गई हैं, तो देशांतर रेखाएं कितनी आ जाती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी हो जाती हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, ये संक्षिप्त जानकारी हो गई हमारे इसके बारे में। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे किस पे, भारत पे ही आके फोकस करेंगे, क्योंकि हमने देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं सब हमने देख लिया, सब कैसे कैसे होता है। अब हम फोकस करेंगे इस पे। हमें लग रहा है इतना सफिशिएंट है, बाकी आगे कल देखा जाएगा।